बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। आज के प्रोग्राम में 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिनके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहला और बुनियादी नुक्ता यही है कि 9 मई के बाद जो हालात बने, एक सियासी डिस्कोर्स चेंज हुआ, बल्कि माहिरीन तो ये भी कहते हैं कि 9 मई के पहले का पाकिस्तान और 9 मई के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ है। यकीनी तौर पर एक स्याह दिन था, एक सानहा था जो कि पाकिस्तान की तारीख में रूनुमा हुआ, लेकिन उससे बहुत से सवालात भी जन्म लेते हैं। जहां पर एक मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूझ रहा है, वो ये कि क्या सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। उसका फैसला ईद से पहले आना मुतवक्के है और ऐसी हालात में अगर फैसला इस ट्रायल के खिलाफ आता है तो उसके भी अपने मुज़म्मिरात होंगे, उससे बहुत से सवालात जन्म लेंगे। ऑल्दो रियासत अपना विल, अपनी पॉलिटिकल विल, अपनी जो एक दिफाई इदारे की तरफ से जो विल है उसका इजहार कर चुकी है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत इस हवाले से बहुत सीरियस है और हुकूमत ये समझती है कि मामला ऐसे ही चलना चाहिए जैसे चल रहा है। एक और अहम बात जो कि आज ही के प्रोग्राम में डिस्कस होगी कि जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद तितर बितर है, डिजर्शंस हो रही हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, वहां पर कुछ काम जो कि शायद कानूनी तौर पर दुरुस्त हो सकता है, लेकिन उसको किया इस तरीके से जा रहा है कि उसका एक ऐसा एलिमेंट सामने आ रहा है जो जिसके ऑप्टिक्स बहुत ख़राब है। उससे एक ज़्यादा डिवीजन क्रिएट हो रही है, सवालात पैदा हो रहे हैं। जिस तरह से केसेस बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से लोगों को उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जो लोग कैद में है या जिन लोगों को अदालतों में पेश किया जाता है, जो सलूक उनके साथ रवा रखा जा रहा है पुलिस की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से, उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। याद रहे कि ये ऑप्टिक्स की ही सारी गेम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहसीत जमात इसके ऊपर पहले भी बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज किया अपने सियासी बयानिए को, अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाने में। आज भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यही कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ये कर रही है, लेकिन क्या हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है? आज ही के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर है। स्टेटस उनका बदकिस्मती से अब भी यही है कि वो अदालत से एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, वापस वो आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त वो दुबई यात्रा पर हैं और मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी तशरीफ ले गई हैं। वज़ीर आज़म उनसे मिले लंदन में, 2-2.5 घंटे मुलाकात हुई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब दुबई क्या करने गए हैं? और कहा यह जा रहा है कि 2 हफ्ते की ये उनका ट्रिप है और उसमें वो कुछ अहम मुलाकातें करेंगे। क्या होने जा रहा है, इसके हवाले से भी आपको आज ही के प्रोग्राम में हम अपडेट करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे अता तारड़ साहब जो कि मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कानूनी मामलात को और बहुत से मामलात को जिनका आपको और मुझे शायद इल्म नहीं होता, अता तारड़ साहब देख रहे होते हैं। हम भी जानने की कोशिश करते हैं हमेशा कि एग्जैक्टली वो क्या क्या देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो कि हमें पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो देख रहे होते हैं। तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अहमद उवैस साहब हमारे उस्ताद हैं, मुल्क के बड़े कानूनदानों में आपका शुमार होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं और फॉर्मर एडवोकेट जनरल हैं पंजाब के, कानून पर और आइन पर अपनी गिरफ्त रखती हैं। बहुत शुक्रिया जनाब अहमद उवैस साहब आपका भी। तारड़ साहब स्ट्रेट अवे सबसे पहले देखिए, ये एक डिस्कोर्स है जो कि तब्दील हो गया 9 मई के बाद, बट लेट मी आस्क यू वेरी ब्लंट क्वेश्चन। आप लोग जो कर रहे हैं इंतखाब कि जी 9 मई से रिलेटेड लोग हैं, उनको मुल्ज़मान को उठाना है, कानून के कटहरे में लेकर आना है, सज़ा दिलवानी है, दिस ऑल साउंड्स फेयर, आप ज़रूर कीजिए। लेकिन मैं आपको पहला एग्जाम्पल देता हूँ। जमशेद चीमा साहब, उनको उनकी अहलिया ट्वीट करती हैं कि जी हमने तो सियासत से भी तौबा कर ली, पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो ये कह रही हैं कि हमने सियासत से भी तौबा कर ली, हम पीटीआई भी छोड़ दी, लेकिन हमें फिर भी माले गनीमत के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है, मेरे हस्बैंड को फिर उठा लिया गया है। हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? और आपको पता है कि हुकूमत ने या रियासत ने उन्हें क्यों उठाया है? क्योंकि उन्होंने तो तौबा कर ली ना, सियासत से भी और तहरीक इंसाफ से भी। कि आप क्यों उठाया जमशेद चीमा साहब को? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब, आपने आज मदू किया, मौका दिया। देखिए, एक तो वो मुल्ज़िमान हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, जिन्होंने सेंसिटिव बिल्डिंग्स को, इंस्टॉलेशंस को, दिफाई तंसीबात को, यादगार जो होती है शहदा की, उन पर हमले किए। वो तो एक तफ्तीश चल रही है, वज़ीर हिरासत भी हैं, कुछ का ट्रायल चल रहा है, कुछ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, वो ट्रायल अभी चलना है। वो तो सारी कहानी अपनी जगह पे। मगर देखिए कि जो 4 साल बुज़दार साहब के थे,
या पिछले 3 महीने जो मोनिस इलाही साहब की गवर्नमेंट थी उसके अंदर जितनी अंधेर नकरी उस दौर में रही है मैंने कभी देखी नहीं थी। और हमारी भी 10 साल हुकूमत रही है, हमें तो चले सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया ना। हम तो लवारिस लोग हैं, हमारा तो वाली वारिस कोई नहीं है, हमारे पे तो मंशियात डाल दें, हमें किसी की बेटी को वालिद के सामने गिरफ्तार कर लें, 8-8 महीने 9-9 महीने बंद कर दें, आहा चीमे को 3 साल के लिए जेल भेज दें, 5 साल की सजा है कानून में, 3 साल बंदे की बेल ही नहीं हो रही। वो एक पूरा सिस्टम था जिसने हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया। और किस लिए किया कि पाकिस्तान कथा कलामी सर, प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन, तार साहब कथा कलामी, प्रिसाइसली फॉर दिस रीजन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने तो खुद बहुत सी कैदोबंद की सोबतें आपकी क़यादत में बर्दाश्त की, पार्टी के लोगों ने की, राना सनाउल्लाह साहब हिमसेल्फ ही वेंट थ्रू अ लॉट। मेरा सवाल ये है ना कि आप कह रहे हैं कि क्या मैं ये समझूं कि जमशेद चीमा साहब ने के ऊपर कोई करप्शन का मुकदमा है, उसमें उठाया गया है, नो वन नोज अबाउट इट। मुतजाद खबरें हैं, कोई कहता है कि जियो फेंसिंग में उनका कोई आ रहा है जी कि वो जनाह उसके बाहर थे, कोई ये कहता है कि जी क्योंकि वो अभी तक मर्जी की सियासत की तरफ नहीं आ रहे या IPP की तरफ नहीं जा रहे, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ, इसलिए उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया है। वन मोर एग्जाम्पल, मुझे ये बताइए कि ये जो उमर सरफराज चीमा साहब फॉर्मर गवर्नर हैं, वो जेल में है, पार्टी वो कभी भी कहते हैं नहीं मैं अपनी पार्टी के साथ हूं, फेयर इनफ उनकी चॉइस है, उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। ये रिजेंटमेंट बढ़ा रहा है, इट इज नॉट हेल्पिंग द कॉज। आप कानून के मुताबिक मुकम्मल सजा दीजिए उन लोगों को जिन्होंने 9 मई जैसा भोंडा और बदतरीन वाकया किया है, और बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। बट सवाल यह है कि इज इट हेल्पिंग यू एज अ गवर्नमेंट और इज इट हेल्पिंग द स्टेट? मैंने जो तमहीद बांधी वो किसी तरफ मैं उसको लेके जा रहा था कि ये सारा कुछ हमने भुगता, हमने तो शोर नहीं मचाया, हमने भुगत लिया, नाजायज भुगता, 3-3 साल 4-4 साल लोग कैद में रहे, बेल की पिटिशन फिक्स नहीं होती थी इनके पास, चले फिर भी अदलिया मौजूद है, वो इनकी बेल की पिटिशन सुन भी लेते हैं, लग भी जाती है। एक लड़का था अमेरिका से आया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर था LDA में, बिलाल किदवाई, शेख अजमत सईद साहब, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे, 2 साल उसकी बेल की पिटिशन उन्होंने हियरिंग के लिए फिक्स नहीं की। चले ये अपनी जगह पे, मगर मुनीब साहब, उमर सरफराज चीमा साहब अगर एक बेवा की जमीन पे कब्जा करते हैं, ये केस मेरे नोटिस में है, एक बेवा की जमीन पे कब्जा करते हैं और वो बेवा उनकी अपनी रिश्तेदार है और उसकी जमीन हथियाने के साथ साथ उसके जाली दस्तखत करते हैं और कई 100 कनाल वो अराजी है, तो फिर क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए? ऑब्वियसली एंटी करप्शन का एक अपना कानून है और उस जालसाजी में उनकी फैमिली के बाकी लोग भी मुलव्विस हैं। तो ये ऑफ हैंड मुझे पता था क्योंकि ये मैं पढ़ता रहा हूँ और देखता रहा हूँ कि पंजाब के एंटी करप्शन के कहाँ केसेस जो हैं वो दर्ज हैं। तो उमर चीमा साहब पे तो ये बड़ा एक संगीन किस्म का मुकदमा है और उन्होंने अपनी ही फैमिली की एक बेवा खातून की जमीन पे कब्जा कर लिया। तो बेवा की जमीन पे कब्जा करके एहलिया को भी इसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया तार साहब? जी, वो इसी मुकदमे में मतलूब थी क्योंकि वो जालसाजी का हिस्सा थी। अब मेरी तो समझ से बाहर है कि आप करप्शन भी करें, आप कब्जे भी करें। अब उस्मा खान साहिबा, माफ कीजिएगा, जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं, उन्होंने लिया के अंदर 500 कनाल जमीन जो है वो खरीदी। इमरान खान साहब वजीर आजम थे, बुज़दार साहब वजीर आला थे और वो औने पौने खरीदी है और उसके भी जाली कागजात मौजूद है। अब इस तरह के जहां पे केसेस आएंगे या बुज़दार साहब के केसेस हैं, ये देखिए ना, रूटीन के मुताबिक चलते रहे हैं। अब जो जहां मतलूब है, जिसके खिलाफ जिस तफ्तीशी इदारे के पास, तहकीकाती इदारे के पास मालूमात हैं, सबूत हैं और कंप्लेनेंट मौजूद है, दरखास्त गुजार खड़ा है, तो फिर वो केसेस तो आगे चलने हैं किसी ना किसी मंतकी अंजाम। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि ये ठीक है, मतलब चलें वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में शहराम तरकई के घर पे छापा पड़े, उनके चचा अली तरकई के साथ उनके रिश्तेदार हैं, इस्लामाबाद में उनके घर छापा पड़े, ये किसी न किसी मुकदमे में मतलूब है। वो शहराम तरकई या असद कैसर साहब के घर से गाड़ियाँ गायब हो जाएं, वो कहें कि नहीं जी ये स्मगल्ड गाड़ियाँ हैं, वो कहें गाड़ियाँ हैं, नो वन नोज उनका स्टेटस क्या है। लेकिन इम्प्रेशन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इम्प्रेशन ये है कि ये लोग खुद को क्योंकि डिसोसिएट
अप्रिशिएट नहीं कर रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, तो आप यानी हुकूमत पाकिस्तान उन पर जबर कर रही है। यू फाइट इट फाइन। ये कितना हेल्प कर रहा है आपको आई डोंट नो, बट दिस इज द इंप्रेशन। बट लेट मी टेक इट टू अहमद अवैस साहब। अहमद अवैस साहब, ये कानूनी मामलात आप भी समझते हैं, तारड़ साहब भी वकील हैं, तालिब इल्म मैं भी हूं, बट ये केसेस कह देना कि फलाने केस में पकड़ा है, वो कोई पहले जेल में था, वो एमपीओ के तहत था या किसी और चक्कर में था, 9 मई के बाद रिलीज हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन फिर लोग कह रहे हैं कि नहीं जी अब हमें रिलीज होने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा। वो उनकी अहलिया जमशेद चीमा साहब की ट्वीट कर देती हैं कि नहीं फिर उठा लिया है चीमा साहब को, लेकिन नो वन नोज कि किस केस में उठाया है। वो वाकई 9 मई वाले वाकये में डायरेक्ट इन्वॉल्व है, उन्होंने कोई ऐसी तकरीर की है, अगर की है एविडेंस है तो फेयर इनफ, बट नो वन नोज अबाउट इट। तो इसका दुरुस्त तरीका आपके नज़दीक क्या है, क्या होना चाहिए? बड़ा अच्छा तरीका जो था ना, जो 9 मई का वाक़या जैसे इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैं उससे एग्री करूं या मैं उससे एग्री ना करूं, लेकिन जो एक इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट करने के लिए चाहिए ये था कि एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी जो है किसी जुडिशल कमीशन के थ्रू होती, जो कि बिल्कुल इम्पार्शियल, और वो पूरी डिटेल से ये इंक्वायरी होल्ड करके उसकी रिपोर्ट पेश करता कि भाई ये वाक़या कैसे हुआ, कौन कौन लोग कैसे कैसे मुलव्वस हैं, और उसकी फुटेज वगैरह जो है फोरेंसिक लैब वगैरह से सब जगह से होके भी आ जाती, और उसके बाद अगला स्टेप लिया जाता। तो शायद बहुत कम लोगों को ये इतराज़ात होते। एक सिर्फ मैं उसकी हद तक बात कर रहा हूँ, अभी दूसरी तरफ बात अलग करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि वो ये चेरी पिकिंग वाला सिलसिला हो रहा है, किसी को कहीं से उठा लिया, किसी को कहीं से उठा लिया, और अगर किसी एमपीए को उठा लिया, मसला एक हुसैन जहानिया साहब, बेटे मैंने अब तक जो देखा है शायद वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन, वो एक ज़माने में नून लीग में भी रहे हैं, फिर वो पहले उससे काफ लीग में थे, लेकिन वेरी ऑनेस्ट पर्सन, उनको उठा लिया, उनको 3-4 जेलों में घुमाया गया, को 25 दिन के बाद उनकी ज़मानत हो गई, वो आ गए बाहर। उन्होंने क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अब 2-3 दिन पहले की बात है कि मुझे इतला मिली कि वहाँ मुल्तान में जहाँ के वो रहने वाले हैं, उनके बेटे को उठा लिया, जो कि नॉन पॉलिटिकल है, उसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई इंजीनियर है गालिबन, और कोई उसका ना सियासत से ताल्लुक है ना कुछ ताल्लुक है, सिर्फ इसलिए उठा लिया कि हुसैन जहानी के ऊपर ये प्रेशर हो कि तुम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो तो हम छोड़ देते हैं इसको। तो मैं एक बात ये आपको कर, और दूसरी तरफ आप देखिए, मैं इंक्वायरी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप उस दिन के इस वाक़े को कि ये जो है जिस तरीके से इंस्टॉलेशन के ऊपर और यहाँ पे कोर कमांडर हाउस में या मुख्तलिफ और जगहों के ऊपर जो अटैक हुए हैं और जलाया गया या डिस्ट्रॉय किया गया, आप हाँ जी, एक मैं क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका अभी तक आंसर नहीं आया सामने, कि उस दिन पंजाब पुलिस कहाँ थी? क्या पुलिस का काम प्रोटेक्शन देना नहीं है आवाम को भी, उनकी प्रॉपर्टी को भी, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस को? ये प्रोटेक्शन ना उनसे हो सकती है, एक अलग बात थी, लेकिन क्या ये उनका ये जिम्मेदारी में शामिल नहीं था? क्या वो जगह जगह जो है वो कंटेनर लगा के रास्ते नहीं रोकते थे? उस दिन क्यों नहीं कोई कंटेनर नजर आया? ये आपका सवाल वैलिड है, ये मैं तारड़ साहब से पूछ लेता हूं अभी, क्योंकि ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं पंजाब के। बट अहमद अवैस साहब ये फरमाइएगा सर, इनका एक आर्गुमेंट ये है कि भाई हमारे साथ जो होता रहा, हम तो बड़ा कुछ बर्दाश्त करते रहे हैं, हमने तो नहीं चीखें मारी, हमारा तो रिमांड भी 90 रोज का होता था, ना कुछ सुनवाई ना कोई बात, और राना सनाउल्लाह साहब को तो ऐसे मुकदमे के अंदर डाल दिया गया जिसकी सजा मौत थी, लेकिन कोई चीखो पुकार नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था कि भाई हो गया, बहुत कुछ हो गया, बहुत जुल्म हो गया, बहुत कुछ सहा है। तो इनको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड जितने भी लोग थे वो बसंत राम कागजी शेर थे, जैसे ही कोई कैदोबंद की सहूलतें उन पे आई तो उन्होंने चीखें मारना शुरू कर दी। नहीं साहब, ये बात भी ऐसी नहीं है। एक तो बात ये है कि तमाम अखलाकियात को और किसी भी मॉरल कोड को जो है बलाए ताक रख दिया गया इस दफ़ा, और जो हरकत जिस किस्म से उनसे सलूक किया गया ऐसा पहले नहीं हुआ। लेकिन इस बात को भी छोड़िए, मैं ये बात करता हूँ कि देखिए आप, ये वाक़यात हमेशा से होते आए हैं। जब भुट्टो को फांसी हुई थी तो बहुत उनके करीब तरीन लोग जो थे वो पीपल्स पार्टी को छोड़ के चले गए थे। जब नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब उनको ये 10 साल के लिए यहाँ से निकाल दिया कि एक एग्रीमेंट करके निकाल दिया गया था,
तो और गिरफ्तार उससे पहले करके जब केस चला था उनके ऊपर, आप लिस्ट निकाल के देखिए कितने बड़े बड़े लोग इनको छोड़ गए थे। ये हर दफा ऐसा होता है क्योंकि वो इनको कहते हैं ये जंपिंग आउट प्रोसेस जो है ना, ये शिप जंपिंग है। जी जी, ये शिप जंपिंग हमेशा होती है। इट्स नॉट समथिंग न्यू, ये कोई नई चीज तो नहीं है सर। जंपिंग कर रहे होते हैं, ये नई चीज नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो तकलीफ दे बात है, जिसको मैं कम से कम अपने दिल में बहुत इसका दर्द महसूस करता हूँ कि एक बड़ी घिनौनी साजिश के जरिए जब तक इंक्वायरी नहीं होगी पता नहीं लगेगा कि एक आर्म फोर्सेस को टकराव करा दिया गया है पाकिस्तान की जनरल पब्लिक के साथ। ये बड़ी तकलीफ दे बात है। इससे पाकिस्तान के अवाम के दिलों में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बड़ा तो ऐसा सर, मैं कथा कलामी, आप कह रहे हैं ये साजिश पीटीआई के साथ हुई, हुकूमत ये कह रही है कि इसकी प्लानिंग खुद तहरीके इंसाफ ने की है, इमरान खान साहब ने की है, और वजीर दाखिला ये कह चुके हैं कि एविडेंस मौजूद है कि उन्होंने किया है, प्लान उन्होंने किया है। मैं एक मोटी सी बात करता हूं, ये साजिश अगर तो वो करेगा कि जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना ताकि डिले हो जाए इलेक्शन, जो सुबह शाम जोर लगा रहा है कि भाई जाके सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है, पिटीशन दायर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये आइन ये कहता है 90 डेज मीन्स 90 डेज, तो वो ये साजिश क्यों करेगा कि इलेक्शन डिले हो जाए और वो फंस जाए? वो तो चाहेगा कि फौरन इलेक्शन हो और जो भी हुकूमत बने एक स्मूथ सेलिंग होगी। ये सारी, और फिर दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टी की दुश्मनियां आपस में तो हो सकती हैं, फौज से तो दुश्मनी नहीं है आवाम की। ये सारी बात जो है ये डाइवर्ट किया गया, इसीलिए बट ये बात तो फैक्ट है ना अहमद वैसा सर, कथा कलामी कि इमरान के पीटीआई चेयरमैन खुद फौजी अफसरान को, डेकोरेटेड फौजी अफसरान को अपनी कत्ल की साजिश के अंदर इन्वॉल्व कहते रहे हैं, और वो सब कुछ कहते रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है ये एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, जो कुछ हो रहा है ये आर्मी चीफ करवा रहे हैं। वो तो डेकोरेटेड अफसरान का नाम लेके, उनके नाम बिगाड़ के कहते रहे कि ये मुझे कत्ल करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल लेते रहे, सबूत जब पूछे तो नहीं है। लेकिन ये बात ही पहले, ये देखिए ये बात ही पहले होती रही है। क्या मियां नवाज शरीफ ने ओपनली पब्लिक स्पीच के अंदर जो एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर दिखाई गई थी, वहां नहीं कहा था कि जनरल बाजवा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने साजिश करके 2 सुप्रीम नहीं ये नहीं छोड़ूंगा लफ्ज सर, ये सर मैंने वो गुजरावाला की तकरीर सुनी हुई है और सुनिए, ये मैं नहीं छोड़ूं वाली बात जो है ये बड़ी, मैं आई वुड रियली लाइक टू स्टैंड करेक्टेड ऑन दिस, बट ये लफ्ज मैंने नहीं सुने कि वो कह रहे हो कि आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो ये था कि इलेक्शंस के अंदर ये जो कुछ इमरान खान साहब आए ये उनके नतीजे में आए, या उनकी मुआवनत से आए, या फैज हमीद साहब की मुआवनत से आए। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान के ऊपर आपने इन्फ्लुएंस का, ये लफ्ज आप सुन लीजिएगा। और दूसरी बात, जरदारी साहब ने क्या कहा था? जरदारी साहब ने कहा कि मैं फौज की ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये क्या लफ्ज नहीं है जरदारी साहब के? ये सब कुछ कहते रहे, उन्होंने कहा किसी को जस्टिफाई नहीं करता हूं, मैं इस बात को किसी को जस्टिफाई नहीं करता। बट चले सर मुझे जरा इसके ऊपर काउंटर ले लेने दें अगर आप इजाजत दें। अच्छा एक तारड़ साहब पहले तो ये बताएं, पहले अहमद अवैस साहब ने कहा है कि ये बाकियों ने भी किया है। दूसरी बात ये कि अवाम को एक जमात के सामने खड़ा कर दिया, एक इदारे के सामने खड़ा कर दिया गया, साजिश हुई, और वो कहते हैं जिस बंदे ने इलेक्शन लड़ना है वो तो ये साजिश नहीं कर सकता क्योंकि उसने तो अवाम में जाना है और दोबारा खुद को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाना है। असल में ये इनकलाब की तवक्को रख रहे थे, इनकी मनसूबाबंदी इनकलाब की थी। अगर आप उन नौजवानों की और पीटीआई के उन कारकुनान की वीडियो देखें ना, अब इमरान खान साहब का भांजा है, हमारे मोहतरम बुजुर्ग बड़े हफीजुल्लाह न्याजी साहब का वो बेटा है हसान न्याजी, सरकर्दा रुकन है तहरीक इंसाफ का, फैमिली मेंबर है, कोर कमेटी का मेंबर है। क्या उसने वर्दी की बेहुरमती नहीं की? आप मुझे बता दें कि क्या वो कोर कमांडर हाउस के बाहर वर्दी की बेहुरमती करने में मुलविस नहीं था? और वर्दी की बेहुरमती करने के साथ साथ जो वो अल्फाज अदा कर रहा था, अब ये किसकी साजिश है? ये बड़ा टेक्नोलॉजी का दौर है, ये दकियानूसी बातों से बाहर आए कि ये किसी ने साजिश की। उधर तो वीडियोस बन रही थी, इनकलाब मुबारक को इमरान खान साहब की तीनों बहनें बाहर मौजूद थी, तहरीके इंसाफ के तमाम लोग। अब तो जो वीडियोस आई हैं उन तमाम लोगों की शनाख्त बजरिया नादरा की गई है, मोबाइल फोन्स के जरिए उनकी जियो फेंसिंग टावर से की गई है। तो ये साजिश थी और ये किसी ने कर दिया और फलां कर दिया। देखिए, कंस्पिरेसी थ्योरीज पे मत जाएं, मैटर ऑफ फैक्ट पे जाएं, एविडेंस पे जाएं।
ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, दुनिया में ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि एक बंदा, यानी अगर अताउल्लाह तारड़ मुनीब फारूक साहब के घर के गेट के बाहर आता है और वो गेट को तोड़ देता है खुदा ना खास्ता और वीडियो में आ जाता है, तो मैं कहूं नहीं ये अहमद अवैस साहब की साजिश है, ये चाहते थे कि मैं मुनीब साहब से लड़ूं, ये तो कोई बात नहीं है ना। एक बंदा शनाख्त हो गया, मौके पे मौजूदगी साबित हो गई, इमरान खान साहब के साथ उसका ताल्लुक साबित हो गया, तो ये तो बहुत ही कोई अजीब बात है, ना लॉजिकल है ना फैक्चुअल है। तो मैं तो इस पे अफसोस का इजहार कर सकता हूं। साहब, ये आपने एविडेंस का जिक्र किया, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से कि ये साजिश उन्होंने की? इंटीरियर मिनिस्टर कह चुके हैं जी एविडेंस है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी उन्होंने कहा जी सबको पता है। व्हाट इज द एविडेंस, द टाइप ऑफ एविडेंस? सर आप खुद वकील है ना। एविडेंस ये है कि जितने लोग मौके पे मौजूद थे, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो मैं भी शेयर नहीं कर सकता, मगर ये तमाम लोग राब्ते में थे एक दूसरे से। ये नहीं हुआ कि कोई मॉब इकट्ठा हो गया और उसने आग लगा दी, इनके राब्ते थे। ये बाकायदा इमरान खान साहब के लेवल पे ये डिसीजन हुआ था, बुशरा बीबी इन्वॉल्व थी, हसान न्याजी साहब इन्वॉल्व थे। हसान न्याजी का और उनकी बहनों का वहां पे जाना, वर्दी की बेहुरमती में मुलव्वस होना, कोर कमांडर हाउस के बाहर कहना कि इनकलाब आ गया है, तो हसान न्याजी कोई आम आदमी तो नहीं है, ना ही वो इतना बच्चा है कि वो अपने तौर पे उसने ये हरकतें कर दी। वो तमाम पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, पूरी लॉयर्स फोरम को वो चलाता है, अहमद अवैस साहब के साथ वो अक्सर राब्ते में होता है। तो देखिए ना, इसको इस तरह ना करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं कोर कमांडर हाउस के पास रहता हूं, जो पुलिस वालों की वहां दुर्गत बनाई गई है, एसपी कैंट की गाड़ी जला दी गई, बड़ा डेकोरेटेड ऑफिसर है अली नासिर रिजवी, हर दौर में उसने सर्व किया है, उसकी आंख बाल बाल बची है, उसकी आंख तकरीबन जाया होगी, तो क्या करते हम? पुलिस वाले शहीद करवा लेते, 4-5 लाशें गिरती तो फिर सुकून मिलता, तस्कीन मिलती कि जी पुलिस ने अपना किरदार अदा कर दिया है, उन्होंने अपने बंदे मरवा लिए या उन्होंने गोलियां चला दी हैं। तो अगर गोलियां चल गई होती या फौज की तरफ से या पुलिस की तरफ से, आज इन्हीं शोज में मर्सिये पड़े जा रहे होते, नोहे पड़े जा रहे होते और इदारों को और पुलिस को गालियां निकाली जा रही होती। यानी रिस्ट्रेंट शो करना भी जुर्म है, हमला आवर मासूम, रिस्ट्रेंट शो करने वाला मुजरिम, एक बंदा ग्रेनेड भी फेंक रहा है, वो पेट्रोल बम भी चला रहा है, वो पत्थर भी फेंक रहा है, वो मासूम है, वो साजिश के तहत आया है। मगर जो पुलिस वाले बेचारे मार खा रहे हैं, ये बात जो अहमद अवैस साहब ने एक पॉइंट आउट की है, तरीके से अगर चले, और एविडेंस की बात मैं दोबारा कहूंगा तार साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया है सेगमेंट के लिए, मैं आपका और जनाब अहमद अवैस साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। अहमद अवैस साहब ने बात की दुरुस्त की कि कम से कम कानूनी तरीके से चलना चाहिए, लेकिन तारड़ साहब का आर्गुमेंट अपनी जगह मौजूद है और उनके मुताबिक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मौजूद है कि किस तरह चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के वाकयात से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो कि उन वाकयात के अंदर शामिल हैं। जो सवालात हमारे जहन में थे हमने इस सेगमेंट के अंदर ज़रूर उठाए कि कानून के तहत आगे बढ़िए, अगर किसी की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट 9 मई के वाकयात में है तो उसे करार वाकई सज़ा भी मिलनी चाहिए और कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। लेकिन किसी को अदालत में पेश करते वक्त, या वो लोग जो कि, या कोई भी मुल्ज़िम हो फॉर दैट मैटर, जो कि रियासत की तहवील में है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होता है, इस गर्मी में अगर उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, उसको एक बेहतर एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे, पानी पिला देंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता। लेकिन जो बेसिक इंसान की रिक्वायरमेंट्स है वो रियासत को ज़रूर पूरी करनी चाहिए। हम जहाँ ये कहते हैं वहीं हम रियासती इदारों से भी ये, या कम अज़ कम हालात जो हैं उनके अंदर, उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि जैसे मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है ये मिलिट्री कोर्ट्स का, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि मारूजी हालात आज के क्या हैं। 9 मई को जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सानहा है, पाकिस्तान की तारीख के अंदर उसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, इसीलिए उससे बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटीज़ भी जुड़ी हुई हैं और तमाम आके सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं। मियां नवाज शरीफ इस वक्त दुबई में है, उनकी साहबजादी दुबई में है। दुबई में क्या कर रहे हैं, किससे मुलाकात करने जा रहे हैं, चंद आम बातें आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एज वी स्पीक मियां नवाज शरीफ इस वक्त दुबई में है और लंदन से दुबई आए हैं, उनकी साहबजादी भी इस वक्त दुबई में मौजूद है। इसे निजी दौरा कहा जा रहा है, लेकिन इसके हवाले से ये भी बातें जुड़ी हुई हैं इसके साथ कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आने का इरादा भी रखते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के इरादे हैं क्या, और
दुबई के अंदर वो किस किस्म की मुलाकातें करेंगे और किन किन शख्सियात से उनकी मुलाकात हो सकती है और इस हवाले से क्या खबर है, ये जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत जावेद साहब, जो कि ग्लोबल हेड है न्यूज़ ऑपरेशन समा के, सीनियर सहाफ़ी हैं। बड़ा एक्सटेंसिवली इन्होंने कवर किया है, ख़ास तौर पर जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जितनी भी अहम खबरें हैं वो हज़रत जावेद साहब हमेशा ब्रेक करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपका। सबसे पहले ये फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ ये दुबई का ट्रिप है और कहा जा रहा है शायद सऊदीया भी जाएंगे, तो ये किस नौइयत का ट्रिप है? ये लेजर ट्रिप है या इसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कल तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे मुलाकात हुई और काफ़ी तफसीली मुलाकात थी, और इस मुलाकात में जो है बड़े चीज़ों पे मुख्तलिफ अहाता हुआ, गुज़श्ता जो चीज़ें गुजरी उस पर भी, जो आने वाली भी हैं। तो ये जो मुलाकात, जो उनका ट्रिप है, इस हवाले से भी बात हुई। तो मियां नवाज शरीफ ने खुद बताया कि वो दुबई जा रहे हैं पहले, उसके बाद वो अबू धाबी जाएंगे, और अबू धाबी के बाद उन्होंने ये कहा कि हज के बाद जब हो जाएगा तो वो सऊदीया जाएंगे। तो ये एक ट्रिप। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो भी लंदन में है। कल वो पहुंचे थे, पेरिस से लंदन आए, और फिर शाम को वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पे मिले, और ये जो उनकी मुलाकात थी तकरीबन 2 घंटे ये भी जारी रही। मरियम नवाज साहिबा भी पहुंच गई हैं दुबई, और जो ईद है ये लोग इकट्ठे करेंगे। और जो मेरी इत्तलात है, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अबू धाबी जा रहे हैं यहाँ से, लंदन से। और इस सारी सूरत हाल में जो एक थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में पिछले हफ्ते में जाएं तो वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी यहाँ लंदन में थे। उन्होंने बड़ी तफसीली मुलाकातें की नवाज शरीफ साहब से। तो सिनेरियो जो बनने जा रहा है, जो मेरी मालूमात है कि इस मुलाकातों के दौरान उनकी जो रॉयल फैमिली या यूएई की, उनसे भी मुलाकातें तय हैं। सऊदी अरब का ये जो विजिट है ये शाही दावत पे हो रहा है, रॉयल फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होंगी। पिछले दिनों अगर आपको याद हो, एक जो कंसोर्शियम की बात हुई, पाकिस्तान की फंडिंग के लिए बात हुई, तो उस हवाले से ये दौरा बड़ा अहम है। जो हमें ये सोर्सेज हमारे यहाँ पे कंफर्म किया है कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहती है रॉयल फैमिली। कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ डिस्कस होनी चाहती हैं आइंदा के लिए। नवाज शरीफ साहब को जो मेरी कल की मुलाकात और उससे पहले भी हुई कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन का वो ऐलान होगा वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ना सिर्फ क़यादत करेंगे बल्कि जो नारा होगा मुस्लिम लीग नून का वो वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। और इस तरह ये सारी चीजें, ये सारी मुलाकातें तनाज़ुर में हो रही हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो नाहलियत है, जी कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, उनके हवाले से आपको खबर है? क्योंकि कन्विक्शन अभी तक स्टैंड करती है 2 मुकदमात के अंदर। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब यकीनी तौर पर वजीर कानून है, उनके वकील भी रहे हैं, तो इस हवाले से भी कुछ डिस्कशन तो हुई होगी कि उस हवाले से मियां नवाज शरीफ आएंगे, पहले हिफाजती जमानत लेंगे। कोई खबर उस हवाले से आपको, अगर आपके तक पहुंची हो? जी बिल्कुल। पहली बात तो उनकी जो नाहलियत है, कल मैंने यही बात नवाज शरीफ साहब से की, तो उनका ये कहना था कि पहले उनके साथ ज्यादती हुई थी और इस ज्यादती का इजाला होने जा रहा है। और उनका कहना था, शुक्र है मुझे अदालत के पास नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये नाहलियत जो है पार्लियामेंट से ही खत्म हो जाएगी। ये एक नाहलियत के हवाले से उनका मौकफ था। जहां तक दूसरी बात है उनकी कन्विक्शन है, उसके हवाले से जो उनके वकील हैं वो तफसील से मिले हैं। 2-3 दिन उनकी मुलाकात हुई है और उसमें उनको ये बताया गया है कि ये कन्विक्शन जब आप फाइट करेंगे कोर्ट में तो ये कन्विक्शन स्टैंड नहीं करेगी और उसमें भी आप बरी हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्लान ये बन रहा है कि वो फांसी जमानत लेके आएंगे, फांसी जमानत लेने के बाद वो कोर्ट में बाकायदा पेश होंगे, उसके बाद ये मामला आगे चलेगा। तो वो अपना होमवर्क जो है लीगल के हवाले से आजम नजीर तारड़ साहब मुकम्मल कर चुके हैं और मियां नवाज शरीफ साहब को ये यकीन दहानी करवाई गई है उनकी लीगल टीम की तरफ से कि उनको इस हवाले से कोई बड़ा मसला पेश नहीं आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आज़ाद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद। मियां नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त दुबई का दौरा है उनकी सारी फैमिली के साथ, उसके हवाले से कि रॉयल फैमिली से उनकी मुलाकातें तय हैं। सऊदीया भी वो जाएंगे जब हज के बाद, और वहाँ पर भी शाही ख़ानदान से उनकी मुलाकात तय है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। IMF के हवाले से खाकसार ने पिछले हफ्ते भी अर्ज़ किया था कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी भी कोशिश जारी है। और ये कोशिश ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब स्पेयर हेड कर रहे थे। उनकी मुलाकात भी हुई फ्रांस में साइडलाइंस पे MD IMF से, और अब ये कहा जा रहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसहाक डार साहब अभी भी इस हवाले से बड़े उन्होंने अपना माइंड प्रिपेयर किया हुआ है कि अगर नहीं तो सो बी इट। क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर IMF डील थ्रू इवेंचुअली नहीं होती, जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि शायद हो जाए। एक ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे
और करने चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कुछ उसकी कीमत अदा करनी पड़े। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, इसहाक डार साहब ने कहा। खाकान नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं और उनसे हम अक्सर रहनुमाई लेते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब ज़रा फरमा दीजिएगा, IMF से कहा जा रहा है कि देयर इज सम गुड न्यूज़ कमिंग, शायद कुछ मामलात नाइन्थ रिव्यू के हवाले से बेहतर हो रहे हैं, बट देन अगेन देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। आई डोंट नो कि आगे इवेंचुअली होगा क्या। हाउ डू यू फोरसी, हो जाता है स्टिच अप, आ जाती है ट्रांच, फेयर इनफ, नहीं होता तो इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि इसहाक डार साहब ने तो आज भी कहा कि अगर आ जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो गुजारा तो हो ही रहा है। Bismillahirrahmanirrahim, Munib, एक तो good to see you on Sama and I hope your program goes well. चूँकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो I had to put in my 2 cents. मुनीब, अब बात इस तरह से है कि IMF से पाकिस्तान से कोई राह फरार नहीं है। पाकिस्तान के पास और कोई इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में चारा ही नहीं है कि इस चीज़ को हैंडल किया जा सके। $4 अरब से नीचे के ज़खायर हैं। हमें एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कौम को के साथ करनी चाहिए कि ये ज़खायर भी इसलिए हैं कि चाइना ने अभी आपकी रीप्रोफाइलिंग भी की $1 अरब की, जो $1 अरब 1.3 अरब बल्कि वापस गया, वो आपको वापस रीफाइनेंस कर दिया जबकि फंड का प्रोग्राम नहीं था। ये है सिविरिटी ऑफ चैलेंज। वर्ल्ड बैंक, ADB जो जिनीवा के प्लेजेस हैं वो आगे नहीं चला सका। सऊदी अरेबिया, UAE 3 अरब के प्लेजेस हैं वो भी पाक्ड हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि विद 4 बिलियन इन रिजर्व्स एन इंटरिम गवर्नमेंट इन दी ऑफिंग, आप कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यादा मुल्क को समझते हैं। मैंने 2 गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है जो कि इंटरिम थी, रूम टू मैन्यूवर बहुत कम है। अगले साल 6 महीने में $4 से $6 अरब नेट ऑफ रीप्रोफाइलिंग के, चाइना ना भी ले पैसे वापस हमसे, UAE ना भी ले, तो तब भी हमें नए चाहिए। इस सिचुएशन में IMF से इनहराफ नहीं है। लेट्स होप कि 9th रिव्यू हो जाए। 2 तब्दीलियां इन्होंने की हैं। मैंने आज बहुत अर्ली मॉर्निंग मुनीब एक ट्वीट किया था और उसमें मैंने कहा था कि एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कीजिए, एक पेंशन का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म दिखाई दिया। फिर मैंने कहा था कुछ एक्सपेंडिचर कट कीजिए, $85 अरब कट हुआ, 215 के नए टैक्सेस आए, डिटेल आ रही है। आई एम होपिंग कि प्रोग्रेसिविटी होगी। ये एग्जैक्ट वर्ड फंड ने यूज किया था, वही करवाया होगा। पिछली 2-2.5 रातों से इनके साथ यही बातचीत कर रहे हैं। आई नो कि बोथ साइड्स आर एंगेज्ड ऑन दिस। फिर एक बात ये कही थी कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे जाने दीजिए और जो LCs रोकी हैं उनको खोल दें। एग्जैक्टली स्टेट बैंक ने वही सर्कुलर कर दिया। मुनीब, अगर यही काम 3-4 महीने पहले कर देते तो शायद फरवरी में ही ये एग्रीमेंट हो जाता, पाकिस्तान यहाँ खड़ा ही ना होता। ये मैं इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, बट गुड के कर दिया है। लेट्स से कि अभी भी ये नंबर्स आर नॉट इनफ फॉर द फंड, देन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हमें रीएंगेज फंड से करना पड़ेगा 30 जून के बाद, ताकि सऊदी अरेबिया, UAE जो प्लान B है जिसको मैं कहता हूँ, वो फंड्स आपको कुछ दे दें ताकि आप ये वक्त राइड आउट कर लें और आने वाली हुकूमत एक नया IMF प्रोग्राम निगोशिएट करे, एक नया स्ट्रक्चरल एजेंडा जिसमें हम कहते हैं SOEs को बेचें, बिजली को ठीक करें, एग्रीकल्चर को ठीक करें, वो लेकर आगे चले। ये प्रिसाइसली इस वक्त जो मुल्क है ना वो यहाँ। एक चीज और कहूंगा, अथॉरिटीज ने बात की है, फिर कुछ विड्रॉ किया है उससे। पाकिस्तान डेट रीप्रोफाइलिंग के बगैर अगले चंद साल चला नहीं सकता। आपको $75 अरब इकट्ठे करने हैं, उसमें से $40 अरब जो है ना, ये फिगर बेशक आप नोट कर लें क्योंकि फिगर्स के बगैर कोई बात करना जो है वो माकूल नहीं है। वो तकरीबन रीप्रोफाइल हो सकते हैं। ये रीप्रोफाइल हो जाए, स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया खाका। हमारे व्यूअर्स के लिए आपने आसान ज़बान में बता दिया, यकीनी तौर पर लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ होगा। उम्मीद करते हैं कि ये हमारे मामलात IMF से हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इसके बगैर सस्टेन करना और शायद आगे चलना इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तानी मईशत के लिए। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।